के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बैनर लगाने के समय हुई खींचतान के बाद कार्यकर्ताओं की दो गुटों में जमकर मारपीट हुई और इस मारपीट में प्रदर्शनकारी यही भूल गए कि वो किस मुद्दे के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। हाथरस कांड के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाए। हालांकि मारपीट के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक गुट ने हाथरस की घटना के विरोध में जुलूस निकाला और पीड़ित के लिए इंसाफ की मांग की। हाथरस के बहाने नफरत फैलाने की साजिश पर एजेंसियों ने जांच तेज कर दी। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि अब ईडी भी इस केस की जांच में शामिल होगा और पीड़िता को इंसाफ दिलाने के नाम पर बनी वेबसाइट की जांच करेगा। साथ ही इस वेबसाइट के जरिए इकट्ठा किए गए पैसे और उसका इस्तेमाल करने वालों से पूछताछ होगी, जबकि वेबसाइट को बनाने के लिए जिस फोन नंबर का इस्तेमाल किया गया उसके बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी। दावा है कि पीड़ित को इंसाफ दिलाने के नाम पर वेबसाइट के जरिए पैसा इकट्ठा करने और नफरत फैलाने की साजिश थी। बिहार बीजेपी के उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह एलजेपी में शामिल हो गए। बिहार बीजेपी उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने पर पार्टी छोड़ दी और वो लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो गए। चिराग पासवान ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। अब वो दिनारा सीट से चुनाव लड़ेंगे। एनडीए गठबंधन में ये सीट जेडीयू के खाते में गई है। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और उनके पति परुपल्ली कश्यप डेनमार्क ओपन में शामिल नहीं होंगे। ये टूर्नामेंट 13 अक्टूबर से शुरू होना है। साइना ने अगले साल जनवरी में एशियन टूर के साथ मैदान पर लौटने का फैसला किया। खबर है कि अभिनेत्री काजल अग्रवाल 30 अक्टूबर को बिजनेसमैन गौतम किचलू से मुंबई में शादी करेंगी। ये शादी समारोह मुंबई में होगा, जिसमें कोरोना संकट की वजह से कुछ ही लोग शामिल होंगे। काजल अग्रवाल सिंघम और स्पेशल 26 जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। आईपीएल की टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने भुवनेश्वर कुमार की जगह पृथ्वीराज को टीम में शामिल कर लिया। 2 अक्टूबर को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में भुवनेश्वर कुमार घायल हो गए थे, जिसके बाद वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। उनकी जगह टीम में आए 22 साल के पृथ्वीराज आंध्र प्रदेश के लिए घरेलू क्रिकेट में खेलते हैं और वो आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स टीम में भी रह चुके हैं। हरियाणा के झज्जर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें आरोप है कि नशे में धुत कुछ लोगों ने अपने ही एक साथी की गोलियां मारकर हत्या कर दी। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक शख्स सामने बैठे एक लड़के पर गोलियां चलाते हुए दिखा। बताया जा रहा है कि उसने कुल 6 गोलियां चलाई। जिस लड़के पर हमला हुआ उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि हमले में घायल हुआ शख्स किसी तरह जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। इसने अपने रिवॉल्वर से 6 फायर करे थे, जिनमें से 2 व्यक्तियों को लगे थे। उसके खिलाफ अभियोग अंकित कर लिया गया है। दावा है कि घटना के समय आरोपी और उसने जिसकी हत्या की वो दोनों नशे में थे। कैरेबियाई देश हैती में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एक और छात्र की जान चली। पिछले हफ्ते हुए प्रदर्शन में पुलिस की गोली लगने से एक छात्र की मौत हो गई थी। उसी का विरोध करने सैकड़ों छात्र एक बार फिर सड़कों पर उतरे, जिन्हें काबू करने की कोशिश में पुलिस ने हवाई फायरिंग की और इस घटना में एक और छात्र की मौत हो गई। गोली लगने के बाद कुछ प्रदर्शनकारी उस छात्र के शव को स्ट्रेचर पर रखकर ले जाते दिखे। लगातार 2 मौतों के बाद छात्रों का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने पोर्ट ऑ प्रिंस की सड़कों पर जगह जगह टायर जलाए और कई गाड़ियों को भी फूंक दिया। हंगामा रोकने की कोशिश में पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे, लेकिन छात्र उन्हें उठाकर पुलिस वालों पर ही फेंकने लगे। हालात ऐसे हो गए कि वहां हर तरफ से गोलियों की आवाजें सुनाई देने लगी। छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली और मारे गए लोगों के लिए न्याय की मांग की। पुलिस की कई कोशिशों के बाद भी बवाल थमा नहीं और सैकड़ों छात्र हाथों में झंडे और पोस्टर लेकर सड़कों पर रैली करते नजर आए। राजस्थान पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग के समय जोधपुर में जमकर हंगामा हुआ। जोधपुर के बोरानाडा ग्राम पंचायत में वोटों की गिनती के समय 2 गुटों के बीच हुए हिंसक टकराव ने इलाके को दहशत से भर दिया और पत्थरबाजी की घटना से तनाव का माहौल पैदा हो गया। सामने आए एक वीडियो में भीड़ में शामिल लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हुए नजर आए। दावा है कि इस पथराव में कई घरों को भी निशाना बनाया गया। यही नहीं, आरोप है कि कुछ लोगों ने वहां तोड़फोड़ भी की। सामने आई एक तस्वीर में एक गली में कुछ लोग एक दूसरे पर हमला करते नजर आए। आरोप है कि इस हंगामे में चुनाव को प्रभावित करने की भी कोशिश की गई। इस घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई और एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। थाईलैंड से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें हाईवे पर चल रहे एक ट्रक का टायर अचानक फट गया। जिस छोटे ट्रक के साथ यह हादसा हुआ उसमें काफी सामान भी भरा हुआ था और वो काफी तेज रफ्तार में हाईवे पर दौड़ रहा था। तभी अचानक उसकी दाहिनी ओर का पिछला टायर फटा और ट्रक का संतुलन बिगड़ गया।
इससे पहले कि ड्राइवर कुछ समझ पाता, वो ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलट गया और सड़क पर घिसटते हुए आगे चला गया। ट्रक के पीछे चल रही जिस गाड़ी के डैशबोर्ड पर लगे कैमरे में यह हादसा रिकॉर्ड हुआ, उसमें बैठे लोग तुरंत नीचे उतरे और ट्रक के ड्राइवर की मदद करने के लिए दौड़ पड़े। कुछ और लोग भी हादसे वाली जगह पर पहुंच गए। एक आदमी तुरंत पलटे हुए ट्रक के ऊपर चढ़ा और उसका दरवाजा खोलकर उसने ट्रक के ड्राइवर को बाहर निकाला। बताया गया कि इस हादसे में ट्रक के ड्राइवर को मामूली चोटें आईं। कोरोना संकट के बीच इंग्लैंड के चेम्सफोर्ड में भारतीय मूल के जोड़े ने ड्राइव इन वेडिंग की, जिसमें 250 मेहमानों ने हिस्सा लिया। कोरोना के खतरे की वजह से वहां शादी समारोह में 15 से ज्यादा मेहमानों को बुलाने पर पाबंदी है, जिसे देखते हुए भारतीय मूल के जोड़े ने इंग्लैंड के चेम्सफोर्ड में एक ऐसी अनोखी शादी की जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ड्राइव इन सिनेमा की तर्ज पर उन्होंने ड्राइव इन वेडिंग का आयोजन किया। इस शादी में 250 मेहमान शामिल हुए, जिन्होंने अपनी गाड़ियों में ही बैठकर शादी की रस्में होती देखी। खाने पीने के लिए भी ऐसा इंतजाम किया गया जिससे किसी नियम का उल्लंघन ना हो। मेहमानों को एक मोबाइल ऐप के बारे में बताया गया, जिसके जरिए वो ऑर्डर करके कुछ भी मंगा सकते थे। इससे कोई एक दूसरे के संपर्क में भी नहीं आया और शादी में 250 मेहमान भी शामिल हो सके। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे से पहले हिंडन एयरबेस पर वायुसेना ने फुल ड्रेस रिहर्सल की। इस बार एयरफोर्स डे पर सबसे बड़ा आकर्षण होगा रफाल, जो पहली बार परेड का हिस्सा बनेगा। और इसीलिए रिहर्सल के दौरान भी सबसे ज्यादा गर्जना रफाल की ही दिखी। आसमान में उड़ते रफाल विमानों की गड़गड़ाहट ऐसी कि देश के दुश्मन कांप उठे। रफाल पहले जगुआर विमान के साथ फॉर्मेशन में दिखा, फिर सुखोई और तेजस विमानों के साथ अलग अलग फॉर्मेशन में रफाल उड़ते दिखे। बिजली की रफ्तार से उड़ते विमान नीचे की तरफ शोले छोड़ते दिखे। ये शोले महज करतब दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये शोले दुश्मन के रडार और किसी मिसाइल तक को चकमा दे सकते हैं, क्योंकि कई मिसाइल केवल विमान की गर्मी को भांपकर उसे निशाना बनाती हैं। रिहर्सल के दौरान भारी भरकम चिनूक भी आसमान में एक भारी भरकम कंटेनर लेकर उड़ता दिखा। इसके बाद सूर्यकिरण टीम के विमानों ने आसमान में रंग भरने शुरू किए और सबसे बाद में मोर्चा संभाला टीम सारंग ने। टीम सारंग के 4 हेलीकॉप्टर कभी एक लाइन में चलते दिखे, कभी 2-2 की टीम बनाकर आगे पीछे चलते दिखे, तो कभी अलग अलग दिशाओं से आकर एक दूसरे के बीच से बिल्कुल पंछियों की तरह निकल गए। चिली के आइसन प्रांत से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें सील नाम का समुद्री जानवर सड़कों पर भागता हुआ नजर आया। उसे पकड़ने में पुलिस के भी पसीने छूट गए और एक कार सवार तो उसे सड़क पर देखकर बुरी तरह घबरा गया। सामने आए एक वीडियो में करीब 12 फीट लंबे सील को चिली के आइसन प्रांत के एक रिहायशी इलाके में देखा गया। इसकी खबर जैसे ही पुलिस को मिली, उसने उसे समुद्र में छोड़ने की कोशिश तेज कर दी। इसके लिए पुलिसकर्मी तिरपाल लेकर खड़े हो गए ताकि वो उनके बनाए रास्ते की तरफ ही जा सके। जैसे ही वो समुद्र किनारे पहुंचा, लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। समुद्र में रहने वाला सील, जिसे हाथी सील और पिनीपेट्स जानवर भी कहते हैं, काफी खतरनाक माना जाता है। हालांकि इस घटना में उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। बिहार के समस्तीपुर में सड़क नहीं बनने से नाराज लोगों ने आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को वोट नहीं देने की चेतावनी दी। आरोप है कि पिछले 40 साल में इलाके में नई सड़क बनाना तो दूर, मुख्य सड़क की मरम्मत तक नहीं करवाई गई, जिससे नाराज लोगों ने गांव के बाहर एक बैनर लगा दिया जिस पर सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा लिखा हुआ था। कई मकानों की दीवारों पर भी वोट नहीं देने की चेतावनी लिखे पोस्टर चिपके नजर आए। ये उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र का सड़क है जो पिछले 40 साल से अपने उद्धारक की तलाश कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग किस तरह से कीचड़ भरे रास्ते में आ रहे हैं। वहां से सामने आई कुछ तस्वीरों में सड़क की हालत बेहद खराब नजर आई। पूरी सड़क कीचड़ में सनी दिखी और कई जगह तो बड़े बड़े गड्ढे भी नजर आए और लोग मजबूरी में इन हालात में सड़क से गुजरते नजर आए। लोगों ने आरोप लगाया कि पिछले 40 साल में कई सरकारें आईं, लेकिन किसी ने भी इलाके में विकास करवाने की जरूरत नहीं समझी। इसीलिए उन्होंने इस बार के चुनाव में नोटा का बटन दबाने का फैसला किया। यहाँ से जितना भी वोट गिरेगा वो नोटा पे गिरेगा, क्योंकि हम लोग का जो मांग है वो 40 सालों में आज तक पूरा नहीं हुआ। इन लोगों ने नेताओं पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। कभी भी रोड बना नहीं है, जितना भी आते हैं कहते इस बार वोट दीजिए, हम रोड बना देंगे। 10 विधानसभा क्षेत्र वाले समस्तीपुर में 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण का मतदान 3 नवंबर जबकि दूसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। आईपीएल के 20वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस की शानदार जीत। अबू धाबी में खेले गए आईपीएल के 20वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रनों से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स पर जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस 8 अंकों के साथ अंक तालिका में सबसे ऊपर पहुंच गई है।
आज आईपीएल का 21वां मुकाबला अबू धाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दिल्ली के नजफगढ़ में पराली को गलाने वाले घोल को बनाने के केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस घोल को राजधानी में मौजूद 700 हेक्टेयर जमीन पर किसानों की रजामंदी के बाद मुफ्त में छिड़कने की तैयारी, जिसे बनाने का काम केंद्र के उद्घाटन के बाद शुरू कर दिया गया। इस मौके पर सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय वहां पहुंचे, जिन्होंने पराली गलाने का घोल बनाने में जुटे लोगों से सारी जानकारियां जुटाई। उस केंद्र में कई भगोने अलग अलग चूल्हों पर रखे दिखे, जिनमें इस घोल को तैयार किया जा रहा था। 25 लीटर पानी में 20 कैप्सूल मिलाए जाएंगे और 250 ग्राम बेसन मिलाया जाएगा, जिसके बाद यहाँ इस तरह से इसको पूरी तरह ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। केंद्र पहुंचे मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस घोल को काफी किफायती दाम में तैयार किया जा रहा है, जिसका छिड़काव 11 अक्टूबर से शुरू कर दिया जाएगा। सारी 700 हेक्टेयर जमीन पे घोल बनाना, छिड़काव करना, इसका ट्रांसपोर्टेशन सब मिला के हमारा 20 लाख रुपए का केवल खर्चा आ रहा है। पराली गलाने का घोल बनाने वाले केंद्र में पहुंचे सीएम केजरीवाल ने उसे तैयार करने की पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद एक भगोने में बन रहे घोल को खुद अपने हाथों से कुछ देर तक चलाकर भी देखा। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 27 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की रिपोर्ट है कि बीजेपी ने पहली सूची में उन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है जहां पर 28 अक्टूबर को पहले चरण में मतदान होने हैं। 27 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में शूटर श्रेयसी सिंह का नाम है, जो पिछले ही दिनों बीजेपी में शामिल हुई थी। उन्हें जमुई विधानसभा सीट से टिकट मिला है। इसके अलावा पार्टी ने कहलगांव सीट से पवन यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। पिछले चुनाव में यह सीट लोक जनशक्ति पार्टी के हिस्से में गई थी। वहीं बांका सीट से बीजेपी ने मौजूदा विधायक राम नारायण मंडल पर भरोसा किया है, जबकि कटोरिया, मुंगेर और बाढ़ सीट पर बीजेपी ने पिछला चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों पर ही एक बार फिर दांव आजमाया है। बिहार चुनाव के लिए एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया। माना जा रहा है कि एलजेपी और जेडीयू के बीच की खटास की वजह से सीट बंटवारे के औपचारिक ऐलान में देर हुई, क्योंकि बीजेपी दोनों सहयोगियों को मनाने की कोशिश में जुटी थी। लेकिन आखिरकार बीजेपी ने बिहार चुनाव में एलजेपी को साइडलाइन कर दिया और नीतीश कुमार के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया गया, जिसके मुताबिक जेडीयू के खाते में बीजेपी से सिर्फ एक सीट ज्यादा आई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भले ही सीटों के बंटवारे पर थी, लेकिन इसमें नीतीश कुमार की चिराग पासवान से नाराजगी साफ दिखी। उन्होंने रामविलास पासवान को राज्यसभा के लिए चुने जाने का जिक्र किया और एलजेपी को खरी खरी सुना दी। रामविलास पासवान जी अभी जो राज्यसभा में पहुंचे तब बिना जेडीयू के मदद के पहुंचे। कै गो सीट है बिहार विधानसभा में? 2 है ना। जबकि बीजेपी ने दो टूक कहा कि वो बिहार में केवल नीतीश कुमार को ही प्राथमिकता देगी। कोई इफ एंड बट नहीं है, जितनी भी सीटें जिसको है नीतीश कुमार जी को 2 लगातार हमारे मुख्यमंत्री है। हालांकि खबर है कि इस बार के बदले हुए सियासी समीकरण में बीजेपी के हाथ से कई सीटें निकल गई हैं। यही नहीं, उसे कई कद्दावर नेताओं के टिकट भी काटने पड़े हैं। हालांकि बीजेपी नेता इस सीट बंटवारे से खुश दिखे। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की रिपोर्ट है कि बिहार में बदले हुए सियासी समीकरण में बीजेपी और जेडीयू ने सोच समझकर सीट बंटवारा किया, क्योंकि दोनों पार्टियों की सीटों में सिर्फ एक सीट का अंतर है और 243 सीटों में जेडीयू के खाते में 122 और बीजेपी की झोली में 121 सीटें आई। सीट बंटवारे के नए फॉर्मूले के हिसाब से बिहार में एनडीए गठबंधन की ये दोनों बड़ी पार्टियां अपने कोटे से दूसरी सहयोगी पार्टियों को सीटें देंगी। तय ये हुआ है कि जेडीयू अपने खाते से जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 7 सीट देगी, यानी जेडीयू बिहार में 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बीजेपी अपने खाते से मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को सीटें देगी। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि वीआईपी की झोली में कितनी सीटें आएंगी। ड्रग्स मामले में एनसीबी के बाद फिल्म जगत की बड़ी हस्तियां अब मुंबई क्राइम ब्रांच के रडार पर हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच को पिछले सप्ताह गिरफ्तार किए गए बॉलीवुड मेकअप मैन ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक उससे पूछताछ के बाद फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियां क्राइम ब्रांच की रडार पर आ गई हैं, जिनसे आने वाले दिनों में क्राइम ब्रांच समन करके पूछताछ के लिए बुला सकती है। हालांकि ये हस्तियां कौन कौन सी हैं, उनके नाम सामने रखने से फिलहाल क्राइम ब्रांच कतरा रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक मेकअप मैन का काम करने वाले आरोपी निकेतन उर्फ गोलू सुरेश जाधव ने पूछताछ में बताया कि लॉकडाउन में काम न होने के चलते उसने ड्रग्स सप्लाई करना शुरू किया। मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 11 ने पिछले सप्ताह बोरीवली इलाके से निकेतन और उसके एक साथी को करीब 3,15,000 रुपए की एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से ही लगातार उससे पूछताछ जारी है।
अमेरिका के अलास्का में समंदर में फंसे 2 लोगों को कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। बताया गया कि उनकी नाव समंदर में पलट गई थी, जिसके बाद कोस्ट गार्ड के कुछ लोग एक हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे और उन दोनों को रस्सी की मदद से बाहर निकाला। हालांकि अलास्का में समंदर में फंसे इन लोगों को बचाना इतना भी आसान नहीं था। इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े एक व्यक्ति को अपनी जान खतरे में डालकर गहरे समंदर में उतरना पड़ा। समंदर में उतरने के बाद वो तैरते हुए उस जगह पहुंचा जहां वो लोग फंसे हुए थे। उसने नाव पर बैठे उन दोनों लोगों को वहां से निकालने का प्लान भी बताया। कुछ देर में वो तीनों हेलीकॉप्टर के पास आ गए, जिसके बाद उन्हें रस्सी से खींचकर हेलीकॉप्टर पर चढ़ाया गया। ड्रग्स केस में जेल में बंद रिया चक्रवर्ती समेत 5 आरोपियों की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। रिया के अलावा उसके भाई शोभिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और अब्दुल बासित परिहार की जमानत पर फैसला आएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट आज सुबह 11 बजे अपना फैसला सुनाएगा। इस मामले में हाईकोर्ट ने 29 सितंबर को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 29 सितंबर को करीब 7.25 घंटे तक चली सुनवाई के समय रिया और शोभिक के वकील सतीश माने शिंदे ने कई अहम दलीलें कोर्ट के सामने रखी थी। इस बीच उन्होंने सारा अली खान, श्रद्धा कपूर के बयानों का जिक्र करते हुए सुशांत पर आरोप लगाया था कि वो रिया की लाइफ में आने के पहले से ही ड्रग्स लेते थे। रिया चक्रवर्ती 9 सितंबर से ही मुंबई की भाईखला जेल में बंद है और कल सेशन कोर्ट ने रिया समेत सभी 5 आरोपियों की जेल कस्टडी को 20 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया था। कोरोना की मार देश भर के मूर्तिकारों के साथ मुंबई के मूर्तिकारों पर भी पड़ी। मुंबई समेत राज्य भर में दुर्गा पूजा पर, डांडिया और सभी बड़े आयोजनों पर रोक लगा दी गई, जिससे मूर्तिकारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया, जिसकी झलक मूर्तिकारों के चेहरों पर साफ नजर आई। लगभग 6 महीने से खाली बैठे मूर्तिकारों को आस थी कि दुर्गा पूजा के मौके पर वो कुछ कमाई कर लेंगे, लेकिन सरकार के आदेश के बाद उनकी ये उम्मीद भी टूट गई। डांडिया के लिए लोग मूर्ति बिठाते हैं, डांडिया करते हैं रास्ते में, तो वही परमिशन नहीं मिली है, तो पब्लिक अब तक आई नहीं है। वहां राज्य सरकार ने लोगों को घरों में ही मूर्ति स्थापित कर दुर्गा पूजा मनाने का निर्देश दिया है, जिसकी वजह से बड़ी मूर्तियों की डिमांड तो एकदम खत्म हो गई और कुछ मूर्तिकार घरों में स्थापित होने वाली छोटी छोटी मूर्तियों का ही रंग रोगन करते दिखे। कोई ब्रश से मूर्ति की फिनिशिंग करता तो कोई उनकी सजावट करता नजर आया। दुकानों में भी इक्का दुक्का ग्राहक ही मूर्ति खरीदते नजर आए। हाथरस की घटना पर न्यूज 18 के हाथ एक्सक्लूसिव जानकारी लगी। न्यूज 18 की अनामिका सिंह की रिपोर्ट है कि लड़की का भाई और आरोपी के एक दूसरे के साथ कई बार फोन पर बातचीत के रिकॉर्ड सामने आए। 6 महीने में दोनों के बीच 100 से ज्यादा बार फोन पर बातचीत के रिकॉर्ड मिले। ये वक्त अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के दौरान का है, जब दोनों के बीच सबसे ज्यादा बातचीत हुई। 27 फरवरी को तो दोनों के बीच 11 बार बात और कुल करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच फोन पर बात हुई। इसी तरह 26 फरवरी को 16 बार लड़की के भाई और आरोपी के बीच बातचीत हुई। 24 फरवरी को दोनों ने 9 बार एक दूसरे से फोन पर बात की। 21 फरवरी को 12 बार दोनों के बीच बातचीत हुई। सिनेमाघर खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से सिनेमाघर खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। नए नियमों के तहत सिनेमाघरों में शो शुरू होने और इंटरवल के बाद कोरोना के बारे में जागरूक करने वाली 1 मिनट की फिल्म दिखानी होगी। सिनेमा हॉल में फिल्म देखते हुए भी आपको अपना मास्क इसी तरह लगाकर रखना होगा। राजस्थान के अलवर की SC/ST अदालत ने गैंगरेप के 4 दोषियों को सजा सुना दी। इनमें 3 दोषियों को उम्र कैद, जबकि 1 को आखिरी सांस तक उम्र कैद में रहना होगा। इसके अलावा घटना से जुड़ा वीडियो वायरल करने वाले एक दोषी को 5 साल के लिए जेल भेजा गया। साथ ही छठे नाबालिग आरोपी का मामला अभी अदालत में चल रहा है। पिछले साल 26 अप्रैल को इन दोषियों ने दलित समुदाय की एक महिला और उसके पति को बंधक बनाया था, जिसके बाद उसके पति के सामने ही इन दोषियों ने गैंगरेप किया था। 2 तारीख को FIR दर्ज हुई है। उसके बाद लगभग 6 तारीख तक पुलिस की जो लापरवाही रही, 6 तारीख तक पुलिस ने कोई काम नहीं किया। अनलॉक 5 में मिली छूट के बावजूद महाराष्ट्र सरकार ने जिम खोलने की इजाजत नहीं दी। पिछले करीब 6 महीने से काम बंद होने से जिम मालिकों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में जिम मालिकों ने सरकार से जल्द जिम खोलने की मांग की है। हम लोग बहुत सोच रहे कि आज चालू होगा, कल चालू होगा, 1 महीने के बाद चालू होगा, तो अभी तो 7 मंथ हो गए, तो इसके वजह से हम लोग को अभी कुछ ऑप्शन ही नहीं लग रहा है। पंकज त्रिपाठी की वेब सीरीज मिर्जापुर 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। ये वेब सीरीज इसी महीने 23 अक्टूबर को आएगी। इसका पहला सीजन 2018 में रिलीज किया गया था। गद्दी पे चाहे हम रहें या मुन्ना, नियम सेम होगा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकवादियों ने बीजेपी नेता पर हमला किया। हमले में बीजेपी नेता तो बच गए, लेकिन एक उनकी निजी सुरक्षा में तैनात पुलिस जवान शहीद हो गया। हमले के बाद इस जवान ने फौरन जवाबी फायरिंग की और एक आतंकवादी को मार गिराया। यहाँ जो बीजेपी वर्कर्स थे उनमें से एक है गुलाम कादर।
की जो प्रोटेक्शन है वो उसके साथ थी उस समय, और जब वो अपने घर से निकल के जो है उसकी अकोमोडेशन है उसकी तरफ निकलने लगे तो इतने में अटैक हुआ। पुलिस पार्टी जो उसकी प्रोटेक्शन है उन्होंने रिटेलिएट किया, इन रिटेलिएशन दे किल्ड वन मिलिटेंट, और मिलिटेंट यही मौके पर मारा गया, उसकी वेपन भी रिकवरी हुई। कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन करने हरियाणा पहुंचे राहुल गांधी के राज्य में एंट्री करने से पहले जमकर हंगामा हुआ। हरियाणा सरकार ने कोरोना का हवाला देकर पहले ही ये साफ कर दिया था कि राहुल को भीड़ के साथ राज्य में घुसने की अनुमति नहीं मिलेगी। लेकिन पंजाब से हरियाणा में एंट्री करते समय उनके साथ यूथ कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता नजर आए, जिनकी हरियाणा पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। राज्य सरकार को पहले से ही अंदेशा था कि राहुल की खेती बचाओ यात्रा में भीड़ उमड़ेगी, इसलिए उसने बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की थी, और जैसे ही राहुल की यात्रा वहां पहुंची उसे वहां रोक दिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस के इस बर्ताव पर गुस्से में दिखे। उन्होंने पहले धक्का देकर बैरिकेड गिराने की कोशिश की, और जब वो ऐसा नहीं कर पाए तो कई कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए। इस पूरे हंगामे के दौरान राहुल गांधी चुपचाप ट्रैक्टर पर बैठे रहे। यहाँ पर देखिए हरियाणा पुलिस के जवानों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की लगातार चल रही है, और राहुल गांधी अपने ट्रैक्टर पर चुपचाप फिलहाल बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच वहां हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा भी पहुंच गईं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो राहुल गांधी को राज्य में आने दें। लेकिन राहुल गांधी अपने साथ आए लोगों के साथ बॉर्डर पार करने की बात पर अड़े रहे, और करीब 40 मिनट की जद्दोजहद के बाद प्रशासन को उनकी बात माननी पड़ी, जिसके बाद राहुल गांधी अपने समर्थकों के साथ हरियाणा में घुसे। इससे पहले जब राहुल गांधी हरियाणा की ओर बढ़ रहे थे तब उन्होंने खुद ही ड्राइविंग सीट संभाल ली। बताया गया कि यात्रा के दौरान हरियाणा में उनका सारथी बनने की होड़ लगी थी, इसलिए उन्होंने खुद ही ट्रैक्टर चलाने का फैसला किया। और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वो पंजाब से हरियाणा की तरफ बढ़ गए। राहुल गांधी ने ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट संभाल ली, जबकि उनके साथ ट्रैक्टर पर कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ और हरीश रावत बैठे हुए नजर आए। और अब हरियाणा की सीमा में राहुल गांधी खुद ड्राइव करते हुए अंदर आएंगे। हरियाणा प्रशासन ने कहा था कि उनको अंदर नहीं आने दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अंदर जाने के लिए तैयार हैं। हरियाणा में पार्टी के अंदर चल रही खींचतान को राहुल गांधी के ड्राइविंग सीट पर बैठने का कारण बताया गया। राहुल गांधी का सारथी कौन बनेगा, इस बात की सियासी लड़ाई रणदीप सिंह सुरजेवाला और दीपेंद्र हुड्डा के बीच में थी, और उसको अवॉइड करने के लिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी यहाँ खुद ड्राइविंग सीट पर हैं। इससे पहले कृषि कानूनों के विरोध में राहुल गांधी ने पटियाला में एक सभा में भी हिस्सा लिया और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। अगर ये कानून किसान के हित में था तो पार्लियामेंट में आपने डिबेट क्यों नहीं की? राहुल गांधी ने केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने पर इन कृषि कानूनों को हटाने का भी ऐलान कर दिया। हाथरस की घटना के विरोध में महाराष्ट्र के सोलापुर में डेमोक्रेटिक यूथ फ्रंट नाम के संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल लोग हाथों में झंडे लेकर एक रेलवे पटरी पर पहुंच गए और पीड़ित परिवार को न्याय देने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने वहां से गुजर रही एक ट्रेन को लाल झंडा दिखाकर रोक दिया, जिसके बाद दो लड़के ट्रेन के इंजन पर चढ़े और उसके आगे बैनर टांग दिया, जबकि बाकी लोग हाथों में झंडे लेकर पटरी पर खड़े रहे और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान ट्रेन का ड्राइवर भी इन लोगों से हटने की अपील करता हुआ नजर आया, लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोग पटरी से नहीं हटे और हंगामा करते रहे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल में लगी आग की कुछ और दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आईं, जिनमें जंगल का एक बड़ा हिस्सा और कई घर जलते नजर आए। लगभग 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन आग बुझने के बजाय और खतरनाक रूप लेती जा रही है। हरे भरे जंगल के ऊपर जहां कभी परिंदे उड़ा करते थे, अब वहां बस आग के शोले और धुएं का गुबार ही दिखाई देता है। आसमान से ली गई एक तस्वीर में जंगल का एक बड़ा हिस्सा धधकता दिखा। हालात इस कदर बिगड़ गए कि अब लोगों को सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाने में भी खतरा महसूस होने लगा। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर ने तो रोंगटे खड़े कर दिए, जिसमें एक मकान आग की भयंकर लपटों में बुरी तरह जलता दिखा। आग की वजह से वहां का एक बड़ा इलाका जलकर तबाह हो गया। खतरे के बीच दमकल कर्मी आग बुझाने में अपनी पूरी ताकत झोंकते दिखे। सेना के कई हेलीकॉप्टर भी उनके साथ इस अभियान में आसमान से लपटों पर पानी की बौछार करते नजर आए। बताया गया कि आग अब तक 10 लाख एकड़ में फैले जंगल को अपनी चपेट में ले चुकी है। गुजरात के सीएम से पीएम तक 20 सालों से नरेंद्र मोदी सरकारों की अगुवाई कर रही हैं। आज ही के दिन 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने वहां मुख्यमंत्री के तौर पर 14 साल तक राज्य की बागडोर संभाली। इसके बाद 2013 में उनको पीएम पद के लिए उम्मीदवार पद के लिए चुना गया और 2014 में वो भारी बहुमत से जीतकर पीएम बने। तो गुजरात के सीएम से पीएम तक का उनका सफर और आज
20 साल पूरे हो गए हैं। आज से ठीक 20 साल पहले उन्होंने बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी सीएम के तौर पर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कांग्रेस और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। पूरा विवाद उस समय हुआ जब कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथरस केस के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि उसी समय वहां भीम आर्मी के कई कार्यकर्ता पहुंच गए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बहस करने लगे। देखते ही देखते नौबत यह आ गई कि दोनों तरफ के लोग मारपीट करने पर उतारू हो गए। इस दौरान पुलिस वालों ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन न तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता माने और न ही कांग्रेस के कार्यकर्ता। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश जारी रखी और आखिरकार वो दोनों तरफ के लोगों को अलग करने में कामयाब हुई। हाथरस केस पर हो रहे सियासी दंगल में बीजेपी, कांग्रेस और उत्तर प्रदेश की दूसरी सियासी पार्टियां ही नहीं बल्कि भीम आर्मी भी अपनी ताकत दिखा रही है। यही वजह रही कि जांजगीर चांपा में हुए कांग्रेस के प्रदर्शन का उसने विरोध किया और वहां की कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हाथरस और देश के दूसरे इलाकों में रेप की घटनाओं पर मचे बवाल के बीच पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से भी ऐसा ही मामला सामने आया था। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर कोई बात नहीं की और हाथरस केस के विरोध में मौन प्रदर्शन किया। पटना में टिकट कटने से नाराज बीजेपी नेता अनिल कुमार और उनके समर्थकों ने हंगामा कर दिया। वो पटना की विक्रम विधानसभा सीट पर अपना दावा ठोक रहे थे, लेकिन उन्हें खबर मिली कि इस बार वहां से उनका टिकट काट दिया गया, जिससे नाराज होकर वो अपने समर्थकों के साथ बीजेपी दफ्तर पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे। विक्रम विधानसभा क्षेत्र से अनिल कुमार का टिकट कटने के बाद उनके समर्थक बीजेपी ऑफिस के सामने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अनिल कुमार के समर्थकों ने बीजेपी दफ्तर के बाहर खूब नारेबाजी की और उनका टिकट कटने पर सुशील मोदी के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया। समर्थकों ने नारे लगाकर अपना आक्रोश दिखाया, तो वहीं चुनाव लड़ने की आस लगाए बैठे अनिल कुमार के तेवर भी तल्ख दिखे। भाजपा है ना, इसको बड़का जल्लाद पार्टी नाम रखना चाहिए। अनिल कुमार लगातार 2 बार बीजेपी से विधायक रह चुके हैं, लेकिन विक्रम सीट पर पिछली बार उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी ने मात दे दी थी। वीवीआईपी यात्रा के लिए खरीदे गए एयर इंडिया 1 विमान पर सवाल उठने के बाद सियासी घमासान मच गया। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि एयर इंडिया 1 विमानों को खरीदने की मंजूरी यूपीए सरकार के समय ही दे दी गई थी और इन विमानों का इस्तेमाल सिर्फ पीएम ही नहीं बल्कि देश के दूसरे वीवीआईपी भी करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इन विमानों को खरीदने की मंजूरी से पहले यूपीए सरकार में कई बार बैठकें भी हुई थी और कई विकल्पों पर विचार करने के बाद वीवीआईपी यात्रा के लिए नए विमान खरीदने पर सहमति बनी थी। एयर इंडिया 1 पर बहस तब तेज हुई जब अपनी पंजाब यात्रा के समय राहुल गांधी ने इसी बहाने पीएम पर हमला बोला। हमारा जो प्रधानमंत्री है उसने 8,000 करोड़ रुपए का जहाज खरीदा। क्यों? क्योंकि उसके मित्र ट्रंप के पास जहाज है 8,000 करोड़ का, तो उसे भी चाहिए। ये नहीं कहते, ये कहते भैया राहुल गांधी अमरिंदर सिंह जी गए, ट्रैक्टर पे बैठे थे, किसी ने कुशन लगा दिया। एयर इंडिया 1 पर राहुल के आरोपों का जवाब देने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सामने आई और उन पर ही सवाल खड़े कर दिए। उनको इस बात को समझना होगा कि देश की एयरफोर्स के प्लेन की तुलना किसी के निजी वाहन के साथ नहीं करना चाहिए और ये निर्णय जब लिया गया तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। हरियाणा के सिरसा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के घर के घेराव की कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। किसानों से जुड़े 3 नए कानूनों के विरोध में कुछ संगठनों ने सिरसा में रैली की और उसी दिन डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के घर के घेराव का ऐलान किया गया, जिसे रोकने के लिए पुलिस को किसानों पर पानी की बौछार करनी पड़ी। प्रदर्शनकारी इस कदर गुस्से में दिखे कि उन्होंने बैरिकेड तक उठाकर पटक दिए। घंटों तक सिरसा की सड़कों पर हंगामा चलता रहा। प्रदर्शनकारियों की तरफ से कुछ लोगों ने पथराव भी किया, जिसमें कुछ लोग जख्मी हो गए। हंगामा तब शुरू हुआ जब प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रास्ते बंद कर दिए। भड़के हुए प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश करने लगे। कुछ लोग तो बैरिकेड के ऊपर ही चढ़ गए। बैरिकेडिंग के एक तरफ पुलिस वाले और दूसरी तरफ किसान जमा हो गए। काफी देर तक दोनों तरफ से संघर्ष चलता रहा। विरोध प्रदर्शन की वजह से सिरसा की अहम सड़कों पर पुलिस की भारी तैनाती की गई थी। 3 नए कानूनों के विरोध में सिरसा के दशहरा ग्राउंड में रैली की गई। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार ने लोगों के लिए रोटी खाना भी मुश्किल कर दिया। पाकिस्तान में गेहूं की कीमत इस वक्त इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर है। पाकिस्तान के न्यूज चैनल जियो न्यूज की खबर है कि 5 अक्टूबर को गेहूं की कीमत पाकिस्तानी रुपए में 60 रुपए किलो दर्ज की गई। इससे पहले पिछले साल के दिसंबर में गेहूं पाकिस्तान में 50 रुपए किलो बेचा गया था, जो अब तक की गेहूं की रिकॉर्ड कीमत थी।
गेहूं महंगा होने की वजह से पाकिस्तान के कई शहरों में अफरा तफरी का माहौल है, जिसको काबू में करने के लिए इमरान खान की सरकार भारी दबाव में है। इसीलिए रूस से 2 लाख टन गेहूं मंगवाने का फैसला किया गया, लेकिन रूस से गेहूं पहुंचने में भी लंबा वक्त लग सकता है। हालांकि अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान में हालात काबू करने के लिए करीब 25 लाख टन गेहूं बाजार में पहुंचाने की जरूरत है और इसीलिए रूस से गेहूं मंगवाए जाने के बाद भी हालात में कुछ बड़ा सुधार आने की उम्मीद न के बराबर है। आतंकियों की घुसपैठ करवाने में नाकाम रहने के बाद पाकिस्तान ने एलओसी पर घुसपैठ के लिए नई साजिश रची। न्यूज 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि पाकिस्तानी सेना ने एलओसी के पास मेढर, मनकोट और बालाकोट सेक्टर के जंगलों में आग लगा दी ताकि उसकी आड़ में आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। खबर है कि आग लगने के बाद एलओसी के जंगलों में कई धमाके सुनाई दिए और ये धमाके वहां पहले से बिछाई गई बारूदी सुरंगों के फटने से हुए। आग लगाने के पीछे पाकिस्तानी सेना का यह मकसद भी है कि उसकी फॉरवर्ड पोस्ट के पास के जंगलों की घास पूरी तरह जल जाए और वहां से आतंकियों को भारत में घुसने के लिए रास्ता मिल सके। पूर्व आरजेडी नेता शक्ति मलिक की पत्नी ने सीएम नीतीश कुमार से सुरक्षा की मांग की। पूर्व आरजेडी नेता शक्ति मलिक की पत्नी ने अपनी जान को खतरा बताया। शक्ति मलिक हत्याकांड के बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस मामले में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप पर एफआईआर भी हो चुकी है। इस बीच उनकी पत्नी ने मुख्यमंत्री से सुरक्षा की मांग कर दी, जिसके बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया। हमको घर पे जल्द से जल्द सुरक्षा दिया जाए और मेरा बच्चा को, हमको, मेरा पति को इंसाफ दिया जाए। इस बीच पूर्णिया के विधायक शक्ति मलिक के परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवार को भरोसा दिया कि दोषियों को जल्द सजा मिलेगी। ये जो घटना हुई निश्चित रूप में बहुत दुखद और निंदनीय है और इनके परिवार को न्याय मिलेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रदर्शनों के दौरान हाथरस पीड़ित लड़की की तस्वीर इस्तेमाल करने पर नाराजगी जताई। साथ ही इस मामले में आयोग ने बीजेपी नेता अमित मालवीय, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और स्वरा भास्कर को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा। अफगानिस्तान के क्रिकेटर नजीब तरकई की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। नजीब तरकई को वहां के नांगरहार इलाके में 2 अक्टूबर को एक कार ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद से वो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने अफगानिस्तान के लिए 12 T20 और 1 वनडे मैच खेला था। मास्क नहीं लगाने वाले अपने बयान की वजह से विपक्ष के निशाने पर आए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में एक कार्यक्रम के तहत लोगों को मास्क बांटे। पिछले दिनों नरोत्तम मिश्रा ने मास्क लगाने का मजाक बनाते हुए ये कहा था कि वो इसे जरूरी नहीं मानते हैं, जिस पर उनकी खूब किरकिरी हुई और इसका नतीजा ये हुआ कि वो अब लोगों को मास्क लगाने की नसीहत दे रहे हैं। भोपाल में तो उन्होंने कई इलाकों में घूमकर लोगों को मास्क बांटे और उन्हें कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया। यही नहीं, कई लोगों को उन्होंने खुद अपने हाथों से मास्क पहनाया। एक दिव्यांग को भी उन्होंने मास्क पहनाने के साथ उसे फूलों की माला पहनाई। इससे पहले नरोत्तम मिश्रा कई कार्यक्रमों में बिना मास्क के दिखाई दे चुके हैं, जिस पर विपक्ष ने उन पर कार्रवाई की भी मांग की थी। लेकिन अब नरोत्तम मिश्रा खुद मास्क को कोरोना से बचाव के लिए जरूरी बता रहे हैं। मास्क ही इलाज है, मास्क ही वैक्सीन है, इसका ध्यान रखें। हालांकि मास्क नहीं लगाने के अपने बयान पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा माफी मांग चुके हैं। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए रूस की राजधानी मॉस्को के एक मशहूर पार्क में लोगों को कॉफी पिलाने वाला रोबोट काम पर लगाया गया। लोग एक दूसरे से कम संपर्क में आए, इसलिए इस तरह की कॉन्टैक्टलेस सर्विस की शुरुआत की गई। और सामने आई तस्वीर में इंसान की जगह वो रोबोट लोगों की खिदमत में लगा नजर आया। उसने चंद मिनटों में ही कॉफी बनाकर लोगों को पिला दी, और कोई रेगुलर कॉफी नहीं, बल्कि ग्राहक लाटे और कैपुचिनो जैसी अलग अलग कॉफी में अपनी पसंद चुन सकता है। और सिर्फ कॉफी भी नहीं, रोबोट मिल्क शेक भी बना सकता है। कुछ लोग तो उस रोबोट को कॉफी बनाता देखकर हैरान ही रह गए और उसकी तस्वीरें खींचने लगे। कॉफी पीने के लिए कॉफी बूथ के बाहर कार्ड स्कैन करने वाली मशीन लगी दिखी। लोगों ने अपने कार्ड से पेमेंट की और रोबोट ने तैयार कॉफी उन्हें पकड़ा दी। इससे हुआ यह कि अलग अलग लोगों ने कॉफी मशीन को हाथ ही नहीं लगाया, कैश का लेन देन भी नहीं हुआ और रोबोट भी एक कांच के केबिन के अंदर रहा, जिससे कोरोना के फैलने की गुंजाइश कम हो गई। हाथरस के बहाने उत्तर प्रदेश में दंगों की साजिश की बात सामने आने के बाद पुलिस ने 4 बड़ी गिरफ्तारियां की, जिनसे कई सुराग मिलने की उम्मीद है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे से पुलिस ने पीएफआई के 2 सदस्यों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जो एक गाड़ी में बैठकर हाथरस जा रहे थे। तभी टोल पर चेकिंग के दौरान उन्हें पकड़ा गया। उनके पास से मोबाइल, लैपटॉप और शांति व्यवस्था को भंग करने के फॉर्मूले बताने वाला संदिग्ध साहित्य भी बरामद हुआ। खबर है कि चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके लखनऊ ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ जारी है। पकड़े गए आरोपियों में यूपी के बहराइच का रहने वाला और दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का एक छात्र मसूद खान भी शामिल है, जिसे दंगों की साजिश रचने वाला पीएफआई का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है।
मध्य प्रदेश के मंडला से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मौन प्रदर्शन का एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें प्रदर्शनकारी मौन प्रदर्शन के समय मिठाइयां बांटते दिखाई दिए। ये प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड के खिलाफ हुआ, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंडला में बापू की प्रतिमा के नीचे बैठकर मौन प्रदर्शन किया। इस बीच कुछ कार्यकर्ता मिठाइयां बांटते हुए दिखे। मौन प्रदर्शन के समय मिठाइयां बांटने और खाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया। हालांकि प्रदर्शन में मिठाइयां खाने के आरोपों को कांग्रेस ने गलत बताया और मौन प्रदर्शन जारी रखा। ये प्रदर्शन हाथरस कांड के विरोध में हुआ। दिल्ली को त्योहारों पर आतंकी हमलों से दहलाने की साजिश पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने मिलकर नाकाम कर दी। न्यूज 18 के दीपक बिष्ट की रिपोर्ट है कि दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आतंकी हमले की फिराक में बैठे 4 संदिग्धों को पुलिस ने आईटीओ के पास से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके पास से 4 पिस्तौल, 120 कारतूस, 5 मोबाइल और एक कार बरामद की गई। खबर है कि ये चारों भीड़ को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग करना चाहते थे ताकि ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। इसके लिए उन्होंने राजधानी के दरियागंज, आईटीओ, पहाड़गंज और करोलबाग इलाकों की रेकी भी की। बताया जा रहा है कि वो 27 सितंबर को जम्मू कश्मीर से दिल्ली पहुंचे थे और पहाड़गंज में रहकर आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। पूछताछ में यह भी पता चला कि जम्मू कश्मीर का आतंकी संगठन अंसार गजवतुल हिंद उनके खातों में पैसे डालकर हथियार खरीदने में उनकी मदद कर रहा था। ये दिल्ली के उन इलाकों को निशाना बनाना चाहते थे जहां भीड़ सबसे ज़्यादा होती है। यही वजह है कि इन्होंने आधुनिक हथियारों की खरीद फरोख्त की थी ताकि भीड़ भरे बाजार में जाकर वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाए और लोगों की जान माल को ज़्यादा नुकसान हो। कोरोना संकट के बीच संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में बंद पड़ा सफारी पार्क दोबारा खुल गया। 2 साल से पार्क के विस्तार और मरम्मत का काम चल रहा था, जिसके बाद दुबई सफारी पार्क को फिर से खोल दिया गया। हालांकि पहले दिन इक्का दुक्का लोग ही वहां दिखे। बताया गया कि पार्क में एंट्री ऑनलाइन रिजर्वेशन कराने के बाद ही मिलेगी। जहां पहले एक बड़ा कूड़ेदान हुआ करता था, सामने आई तस्वीरों में वहां शानदार सफारी पार्क बना नजर आया। करीब 300 एकड़ में फैले सफारी पार्क में अलग अलग जानवरों की कई प्रजातियां दिखी। बताया गया कि सफारी पार्क में लगभग 3000 जानवर हैं। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने 27 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 27 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। 2 दिन पहले बीजेपी में शामिल होने वाली निशानेबाज श्रेयसी सिंह को बिहार की जमुई सीट से बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया है। हाथरस मामले में सामने आई एक जानकारी के मुताबिक पीड़िता का भाई और मुख्य आरोपी संदीप फोन के जरिए एक दूसरे के संपर्क में थे। कॉल डिटेल्स में दोनों के बीच 104 बार बातचीत की जानकारी मिली। दुबई की बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रिटेल कारोबार में बड़ा निवेश किया। जानकारी के मुताबिक रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में एडीआईए ने 55,512.5 करोड़ के निवेश का फैसला किया, जिसके बदले रिलायंस रिटेल में एडीआईए को 1.2% हिस्सेदारी मिलेगी। इस डील के हिसाब से रिलायंस रिटेल की प्री मनी इक्विटी वैल्यू 4,28,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। पिछले 1 महीने में रिलायंस रिटेल में विदेशी निवेश से जुड़ी ये 7वीं डील है, जिसके जरिए कुल 37,710 करोड़ का निवेश रिलायंस के रिटेल कारोबार में आ चुका है।